हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हास्टिंग्स को। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे 4 लेक्चर्स दिए हैं, जहां पे हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा है। हमने कुछ वार्स देखे हैं। हमने पिछले लेक्चर में बैटल ऑफ प्लेसी देखा है और हमने पिछले लेक्चर में बैटल ऑफ बक्सर देखा है। और जिन्होंने मेरे ये 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो जाके पहले आप देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जब हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसको इनिशियली अपॉइंट किया गया था यहाँ पे गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। उसके बाद जब इसकी अचीवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आई, तो उसके बाद क्या हुआ, इसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी कि आपको अगर छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, देन द आंसर विल बी रॉबर्ट क्लाइव। इसने यहाँ पे स्थापना डाली ब्रिटिश एम्पायर की। यानी कि जब ब्रिटिश एम्पायर इन्फेंट स्टेज में था, तब रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी कंसोलिडेशन करने के लिए यहाँ पे अपनी 4 वाइज पॉलिसीज अपनाई। और वो 4 वाइज पॉलिसीज क्या थी, आइए उनकी तरफ हम रुख करते हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या था, हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट, और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, जिसको आज आप आईएएस यूपीएससी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद सोसाइटी ऑफ ट्रेड, ये क्या था, आइए इन चारों चीजों को हम बड़े गौर से पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जब मैंने आपको वो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे लूजिंग टीम जो थी वो कौन कौन थी, और विनिंग टीम जो ईआईसी थी वो कैसे थी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने पिछले लेक्चर में। तो वहां पे जो लूजिंग टीम जो 3 थे, उनके उन सब के साथ इसने ट्रीटी एक साइन की, और उस ट्रीटी का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि अपनी प्रायोरिटीज के बारे में, और वो उसी अंदाज के साथ अब हिंदुस्तान में खेलने लग गया। सबसे पहले इसने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो थे उस टाइम के, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की। सबसे पहले शुजाउद्दौला। जब मैंने आपको बताया था शुजाउद्दौला शाह आलम और जो वहां पे तीसरा बंदा था, उसके साथ जब इसने यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर किया था, तो वहां पे जो डिफीटिंग टीम थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसने शुजाउद्दौला शाह आलम को क्यों नहीं मारा, क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस था छुपा हुआ। वो पर्पस यही था, इसने शुजाउद्दौला को बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, और उसको अपना फॉलोअर बनाया। शुजाउद्दौला उस टाइम नवाब था, इसका अवध का। और उस चीज के साथ इसने लास्ट में 2 चीजें शुरू की। सबसे पहला ये था कि जो अवध था, वो बफर स्टेट उसने एक्ट किया बिटवीन अफगान एंड मराठा रेड। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात है, अब देखिए, अगर यहाँ पे ईआईसी है, ठीक है, ये बंगाल पे है, बंगाल में है, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने अवध जो यहाँ पे है वो इसके आगे रखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अवध इसके आगे है, ठीक है। तो अब अगर वहां से अफगान रेड होती, यानी कि अहमद शाह अब्दाली की रेड इससे पहले हुई थी, ब्रिटिशर्स को ये खतरा था, ये लगता था कि हमें किस चीज से खतरा है, हमें अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आए ना, और हम पे वो रेड ना करे, क्योंकि अभी ईआईसी इन्फेंट स्टेज में था।
तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अहमद शाह अब्दाली की रेड अगर वहां पे होती और वो एक नया प्लंडर करता। उसके बाद इनको ये खतरा था कि यहाँ से जो मराठा है वो हम पे अटैक ना करे, क्योंकि उस टाइम मराठा जो स्टेट था वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था एक्सपेंशन के बारे में कि कोई भी स्टेट जब एक्सपैंड करता है वो चारों तरफ से एक्सपेंशन शुरू करना स्टार्ट करता है। तो इनको लगता था कि कहीं मराठा हम पे ना हमला करे और हम ये हमला इस वक्त बर्दाश्त ना करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अवध को बफर स्टेट एक्ट कराया। अब बफर स्टेट क्या है कि अगर वो अटैक करेंगे भी तो सबसे पहले उनको अवध के साथ लड़ना होगा। जब अवध के साथ वो लड़के आएंगे और तब जाके वो एआईसी के साथ लड़ सकते हैं, फिर चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो या चाहे वो मराठा हो। दूसरा क्या था, दूसरा ट्रीटी किसके साथ था अच्छा, अवध एक्टेड एज अ लोकल गाइड। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि ड्यूअल पर्पस था वो ये था, पहले तो आपको समझ आ गया बफर स्टेट, और उसके बाद था लोकल गाइड। अवध अब लोकल गाइड बन गया कैसे, देखिए अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे फॉरेनर्स थे, इनको नहीं पता था कि किस जगह कहां से और कैसे हमला करना है। तो अवध एक गाइड बन गया ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए, और बाद में ये बंगाल में बैठते हैं और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करते हैं। और अवध उसमें, अवध का रोल जो है वो काफी ज्यादा होता है उस चीज में, क्योंकि अवध इसको बताता है कि किस चीज, किस बादशाह, किस किंग की क्या कमजोरी है और कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ पे ये खजाने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरे चीज की, वो ये है शाह आलम, जो मुगल एम्परर उस टाइम का था, जो मैंने आपको बताया था कि जो भाग के आया था। ठीक है, उसके साथ इसने क्या किया, द बॉस ऑफ द नेशन वॉज टर्न्ड इनटू स्लेव कम फॉलोअर। अब वो स्लेव कम फॉलोअर बन गया था कैसे, क्योंकि इसको इन्होंने पेंशन पे बिठाया था, पेंशन पे उसने बिठाया था, और उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने इससे दीवानी राइट्स लिए थे। किस चीज के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। देखिए शाह आलम जो थे, इनको इसने बताया, ब्रिटिशर्स ने इनको बताया कि आप, हम आपको सालाना पेंशन देंगे, बदले में आप हमें दीवानी दीजिए। किस चीज की, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। अब ये दीवानी क्या होती है, देखिए दीवानी जो होती है वो रेवेन्यू राइट्स होते हैं, यानी कि अब यहाँ पे एआईसी जो है वो रेवेन्यू राइट्स के हकदार हो गए, यानी कि अब वहां, अब रेवेन्यू जो होगा वो कलेक्ट कौन करेगा, एआईसी। ठीक है, उसके बाद किसके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की, नजमुद्दौला। देखिए मैंने आपसे ये पहले ही डिस्कस डिस्कस किया था कि ये मीर जाफर का इन्फेंट सन था, और अब यही नवाब था। ठीक है, और अब जब ये इन्फेंट था वहां पे, अब जाहिर सी बात है इन्फेंट बच्चा तो जो अगर वो गद्दी पे होगा तो उसकी जगह कोई और कागज साइन करता होगा। अब जब इन्फेंट बच्चा बंगाल के थ्रोन के, बंगाल के थ्रोन पे बैठा था, तो निजामत के राइट्स उससे छीन लिए गए। अब ये निजामत क्या है, देखिए निजामत होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। अब ये इन तीनों चीजों से ये जो रॉबर्ट क्लाइव का ये एक मास्टरपीस था, जो जहां पे इसने एक जगह से दीवानी राइट्स छीने, एक जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स छीने, और एक जगह से उसने डुअल ये बफर स्टेट बनाया। In this way, Treaty of Allahabad was masterpiece of Clive, in which he turned Mughal emperor as a slave, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। अवध इज ए सर्वेंट ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको बताया कि लोकल गाइड बन गए। एज ए बेस टेरिटरी ऑफ कंपनी, दस हिटिंग थ्री शॉट्स विद ए सिंगल एरो, यानी कि तीन चीजें इस चीज से हो गई। अब हम बात करेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट की। देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट को हम समझने से पहले हम पहले देखेंगे कि उस टाइम बंगाल की जो सिचुएशन थी वो क्या थी। देखिए थ्रोन पे कौन बैठा था, एक इन्फेंट बच्चा बैठा था, नजमुद्दौला। उसके पास
कुछ नहीं था, नो राइटर्स। क्यों? क्योंकि निजामत भी ईआईसी के पास थी, जो मैंने आपको अभी बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव राइटर्स। दीवानी राइटर्स भी इन्हीं के पास थी, रेवेन्यू राइटर्स भी ईआईसी के पास थी, और आर्मी भी ईआईसी ही मेंटेन कर रही थी वहां पे। तो नजमुद्दौला क्या कर रहे थे वहां पे? कुछ नहीं। एक तो वो इन्फेंट था, दूसरा जो उसकी जगह पे कागज वागज साइन कर रहा था, वो वहां पे कुछ नहीं कर रहा था। वो, उसका रोल क्या था? वो एक पपेट रोलर था। अब ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था? दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन बंगाल एज, देखिए, जो जनता है, जनता को लग रहा था कि हमारा ही नवाब हम पे रूल कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे जो रियल मास्टर्स थे वो ईआईसी था। क्यों? क्योंकि सारे जो मतलब हमने अभी जो डिस्कस किया, सारे चीज, सारे राइटर्स ईआईसी के पास थे। तो क्या किया इस चीज को, मतलब पर्दे के पीछे इन्होंने रूल किया, इस चीज को इन्होंने कैसे, मतलब कैसे ये मुमकिन हुआ? देखिए, कंपनी ने वहां पे, एज एआईसी वाज अ फॉरेनर डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियंस अनअवेयर अबाउट कल्चर, उनको कल्चर के बारे में नहीं पता था, पॉलिटी के बारे में नहीं पता था, और इकोनॉमी के बारे में नहीं पता था। ये मैंने आपको आपसे अभी डिस्कस किया। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने रजा खान को डेप्यूटी नवाब बनाया और शिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान बनाया। ठीक है? क्योंकि इन्फेंट बच्चा था, इसीलिए डेप्यूटी नवाब किसको बनाया? रजा खान को। और रजा खान अब इनको सारी चीजें बताता था, यानी कि कल्चर के बारे में भी बताता था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता था। क्योंकि यहाँ पे मुगल डोमिनेंस था, इनको नहीं पता था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में सजा कैसे देते हैं, और इस यहाँ पे जो रूल करने का तरीका है वो कैसा है। तो इन्होंने इसीलिए रजा खान को वहां पे अपॉइंट किया एज ए डेप्यूटी नवाब। उसके बाद क्या किया इन्होंने? शिताब रॉय जो है उसको अपॉइंट किया डेप्यूटी दीवान। देखिए, अब जब रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, शिताब रॉय को रखा, रजा खान को रखा, और उन्होंने अब इंडिया के साथ जितने भी अफेयर्स थे वो वहां पे मैनेज किए। ठीक है? अब जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, वो बाद में वारन हास्टिंग्स इसको एबॉलिश करते हैं। क्यों एबॉलिश करते हैं वो हम वारन हास्टिंग के टाइम में देखेंगे। जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसका ये कहना है कि मैंने ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी इसलिए अपनाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जो ये अभी इन्फेंट स्टेज था, मैं अब नहीं चाहता था कि मैं लोगों के सामने ये शो करूं। क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे? वहां पे जो यूरोप में उनके पड़ोसी थे, पड़ोसी मुल्क थे, स्पेन, पुर्तगाल, वो नहीं चाहता था कि उनकी नज़र हम पे पड़े, और हम यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो कोई और जाके हड़प ले। तो ये पहला रीजन उसका था। दूसरा रीजन ये था कि अगर इंडियंस को पता चल गया कि यहाँ पे रूल जो कर रहा है वो फॉरियन कर रहा है, फॉरेन पावर यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो क्या पता कि इंडियन रूलर्स जो है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के, फॉर एग्जाम्पल के लिए पंजाब है, मराठा है, मैसूर है, क्या पता वो एकजुट हो जाए और हमारे साथ वो कॉमन फ्रंट करे। और उस चीज की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने जो यहाँ पे अचीव किया है मैं उसको लोगों के सामने पेश करूं, या मैं उसको अपने यूरोप में पेश करूं। तीसरा मास्टर स्ट्रोक जो था वो क्या था? वो ये था कि उसने ब्लूप्रिंट डाली आज का जो यूपीएससी है उसका, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड दिस बिकॉज इट बिकेम ए नेसेसिटी, बिकॉज द कंपनी वाज नाउ बिकेम ए पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। देखिए, ये तो चंद ही सालों में हो गया कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थी, उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया। अब जब जिम्मेदारी ज्यादा आती है तो जिम्मेदारी उठाने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। उस चीज की वजह से कम्युनिटेड सिविल सर्विसेज का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट उसको करना पड़ा, क्योंकि इसको यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, यहाँ के लोकल रूलर्स को मैनेज करने के लिए, यहाँ के पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए। द रिस्ट्रिक्शन वाज द सिविल सर्वेंट्स वर नॉट। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस सर्वेंट्स थे यहाँ पे, उनका क्या मसला था यहाँ पे? वो, उनको सिर्फ एक लिमिटेशन दी गई, एक रिस्ट्रिक्शन दी गई कि सिविल सर्वेंट जो थे वो
उनको अलाउ नहीं किया गया पर्सनल ट्रेड में। मतलब जब यहाँ पे एआईसी थी, एआईसी के ऑफिशियल यहाँ पे थे, तो वो यहाँ एज ए ट्रेड करने आए थे। अब जब यहाँ पे सोल्जर्स भी थे, वो भी साथ साथ में थोड़ा सा ट्रेड कर रहे थे। तो उनको क्या बताया गया सिविल सर्वेंट्स को कि आप पर्सनल ट्रेड में इंडल्ज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि करप्शन हो जाएगा इसलिए। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है, इसका लफ्जी माने जो है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड सिविल सर्विसेज, आपको बाकी पता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सोसाइटी ऑफ ट्रेड ये क्या था। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि दस्तक जो है वो क्या था। हमने वहां पे देखा था कि दस्तक फारूक सियार ने इशू किया था, जो बाद में नवाब ऑफ बंगाल को चुभ रहा था। क्यों? क्योंकि ना तो नवाब ऑफ बंगाल के जो मतलब वहां पे ट्रेजरी थी वो उस पर इफेक्ट कर रही थी। अब कैसे वो इस पे इफेक्ट कर रही थी? क्योंकि वो एक टाइप का टोल टैक्स था, ना तो ब्रिटिशर्स दे रहे थे वहां पे टोल टैक्स, और जब बाद में ब्रिटिशर्स ने वो इंडियन मर्चेंट्स को भी दे दिया वो दस्तक, तो उसकी वजह से अब ना इंडियंस दे रहे थे दस्तक और ना ब्रिटिशर्स दे रहे थे दस्तक। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से नवाब की ट्रेजरी पे इफेक्ट हो गया था। अब इस टाइम कंपनी खुद वहां पे नवाब थी, तो अब जो ट्रेजरी पे इफेक्ट होगा वो किसकी ट्रेजरी पे इफेक्ट होगा? वो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी पे इफेक्ट होगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव जब इस चीज से तंग आया, और वो इस चीज को एबॉलिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पे अगर वो दस्तक को एबॉलिश कर सकता था, अगर वो करता, तो बाद में क्या होता? वो इंटरनल रायट्स क्रिएट होते। क्यों? कैसे रायट्स क्रिएट हो सकते थे? क्योंकि उस टाइम जो दस्तक था वो एआईसी के पास भी था। अगर वो दस्तक को एबॉलिश करता, तो रॉबर्ट क्लाइव के जितने भी ऑफिसर्स थे नीचे लेवल के, वो बोलता कि वो जो ऑफिसर्स थे वो बोलते कि इसने हम पे ये पर्सनल अटैक किया है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे 1717 से, और अब हम आप अचानक से यहाँ पे हमें बोलोगे कि नहीं आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको दस्तक देना पड़ेगा, तो उस चीज से बहुत सारे एनिमीज खड़ा हो जाते उसके साथ, ठीक है, उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि इस चीज को मैं टैकल करूं तो करूं कैसे, इसलिए वहां पे उसने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया। वहां पे इसने क्या बताया? वहां पे उसने बताया कि कुछ चीजें हैं, कुछ कमोडिटीज है जहां पे ओनली जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, ओनली जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। वो चीजें क्या थी? वो ये था, British officers thus he formed a society of trade under which certain items like silk, spices, cotton, textile, betel nut and tobacco were declared as monopoly of the company. मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है कि यहाँ इसके सिवा कोई और इस चीज का ट्रेड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोनोपोली को हम समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं किसी साबुन का ट्रेड करता हूँ, अब ये मोनोपोली मेरी है, मेरे बगैर साबुन का कोई ट्रेड नहीं कर सकता है इस जगह पे, इसको बोलते हैं मोनोपोली। अब जब मोनोपोली की बात आती है, तो इसने क्या बताया? सिल्क, स्पाइस, कॉटन, टेक्सटाइल, बीटल नट और तबाको तबाको को डिक्लेयर कर दिया इसने मोनोपोली ऑफ द कंपनी। और इसके अलावा अब जितने भी प्रोडक्ट्स बचते थे, वो क्या था? अब उनका ट्रेड बाकी लोग भी कर सकते थे एआईसी के। तो इसलिए इस चीज से इसने यहाँ पे कंट्रोल किया मिसयूज ऑफ दस्तक को। इन दिस वे रॉबर्ट क्लाइव लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ और जनरल्स आते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, उसके बाद आता है हैरी वर्सलेट, जिसकी जिसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार फॉट होता है। जब मैं एंग्लो मैसूर वार आपसे डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और बंगाल फेमाइन जो है, जो बड़ा ही मशहूर है, जब बंगाल फेमाइन हम पढ़ेंगे, तब मैं जॉन कार्टर के बारे में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो फाउंडेशन तो अब इनिशियल फाउंडेशन रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे उसकी स्थापना की। अब
वारन हास्टिंग्स आते हैं और वो बाद में इस फाउंडेशन को स्ट्रेंथ करते हैं। आइए चर्चा करते हैं वारन हास्टिंग्स के बारे में। वारन हास्टिंग्स जब यहाँ पे आए तो कंडीशंस कुछ और थी और कंपनी उससे कुछ और चाहती थी, यानी कि वारन हास्टिंग्स के प्रायोरिटीज भी कुछ और थे। देखिए, वारन हास्टिंग्स का जो टेन्योर था वो 1772 से लेके 1785 तक का था। वारन हास्टिंग्स जब यहाँ पे आए तो इसको सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये कभी कभार क्वेश्चन आता है लोकल एग्जाम्स में कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वारन हास्टिंग्स को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और बाद में कलकत्ता जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है वो गार्डियन बन जाती है मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी की। ये चीज क्या है, आइए इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब गवर्नर ऑफ बंगाल था तो उस टाइम पे तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता, बंगाल और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जो कलकत्ता था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो कंट्रोल करता था कलकत्ता प्रेसिडेंसी का, यानी कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के रेवेन्यू जो था, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के रेवेन्यू को कंट्रोल करता था गवर्नर ऑफ बंगाल। जब एक्सपेंशन हो गया तो बहुत सारी जिम्मेदारी खड़ा हो गई, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, जो कि अब बम्बई प्रेसिडेंसी को भी कंट्रोल कर रहा था और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कंट्रोल कर रहा था। और उस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको बनाया गया वो था वारन हास्टिंग्स और इसको एंटायर तीनों रीजन्स का चार्ज दिया गया ताकि एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। देखिए, ये चीज आपको समझ आ ही गया होगा। अब क्या है, द कलकत्ता प्रेसिडेंसी हेल्ड ए बिग पॉलिटिकल अचीवमेंट एज द कंपनी टर्नड इनटू अ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम 1765। दिस लेड टू द इंक्रीज इन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी। वारन हास्टिंग्स अराइव्ड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रायोरिटीज इन इंडिया। देखिए, ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। अब वो जो प्रायोरिटीज थे जो वारन हास्टिंग्स को मिली और जो वारन हास्टिंग्स के साथ आई वो प्रायोरिटीज वो क्या थी, वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो थी, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। ये क्या था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जुडिशल रिफॉर्म्स, कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स इसने बनाए। उसके बाद उसने रेवेन्यू में भी थोड़ा सा काम किया, जिसकी वजह से इसको बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई और रेवेन्यू में इसको ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल नहीं हुई। सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो हासिल हुई उसको वो था ट्रीटी ऑफ सलबाई। ये क्या था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वारन हास्टिंग्स का टेन्योर 1772 से लेके 1785 तक का था और रॉबर्ट क्लाइव का जो टेन्योर था वो 1765 से लेके 1767 तक का था, यानी कि 2 साल। आइए अब इन चारों चीजों को हम समझते हैं जो चार चीजें इसने की थी। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसने बनाया। ये क्या था, ये एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, देखिए, अगर हमने मिडवल हिस्ट्री के क्लासेस दिए होते तो वहां पे फिरोज शाह तुगलक जो एक मिडवल रूलर था, वहां पे सबसे पहले उसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था बनाना। और अकबर के टाइम जब अकबर का पीरियड था उसने भी एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था। इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का मकसद क्या था, इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि ये जब मिडवल रूलर्स थे, ये टर्कस थे,
ये मुगल्स थे, जब ये यहाँ पे आए तो इनको कंसिडर किया गया था कि ये फॉरेनर है। और जब अब वो फॉरेनर थे, इनको हिंदुस्तान के बारे में जानना था, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में जानना था, मुस्लिम कल्चर के बारे में जानना था, यहाँ के इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना था। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती थी? जब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता था, यानी कि यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ के स्क्रिप्चर्स जो थे, वो ट्रांसलेट किए गए मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज जो उनकी थी, उनकी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सिमिलरली एआईसी भी यहाँ पे एक फॉरेनर थी और डोमिनेट करती थी क्रिश्चियंस की डोमिनेंस थी। तो अब हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की पॉलिटी समझने के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी समझने के लिए, हिंदुस्तान का कल्चर समझने के लिए, हिंदुस्तान की सोसाइटी समझने के लिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया और उस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का नाम रखा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये वैसी ही बात हुई, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। वैसे ही अगर ये इंडिया को कनकर करना चाहते थे, तो उस कनकर करने के लिए उनको पता होना चाहिए था कि क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे यहाँ पे बेस हमने स्ट्रांग बनानी है। अब सबसे पहले जो ये एशियाटिक सोसाइटी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट थी, वो फॉर्म हो गई 1784 में, ठीक है। और उसका जो हेड था वो था सर विलियम जोनस। जो इसका हेड था वो था सर विलियम जोनस, ये सर विलियम जोनस। 1971 में क्या हुआ? 1971 में सर जॉनथन डंकन आए और उसने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना डाली। क्यों बनारस संस्कृत कॉलेज? क्योंकि उनको संस्कृत सीखनी थी और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस संस्कृति जो यहाँ पे मशहूर थी उस टाइम और पर्शियन लिटरेचर जो थी, हम क्या करें, हम उस चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें और हम देखें कि आखिर में इंडिया का जो कोर है वो क्या है। और उस टाइम में इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस थी, ये कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस वेयर भगवत गीता, मनुस्मृति, कोड ऑफ हिंदू लॉज और फतवाए आलमगीरी, यानी कि रॉयल ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। अब यही तीन चीजें क्यों थी उस टाइम इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे ये कोड ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि हिंदू हिंदू धर्म को समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने कोड ऑफ हिंदू लॉज यानी कि इस चीज का ट्रांसलेशन किया। यहाँ पे मुसलमानों का जो यहाँ पे रॉयल ऑर्डर उस टाइम का, औरंगजेब का जो उस टाइम का दबदबा था, उनके ऑर्डर समझने के लिए उन्होंने इस चीज का ट्रांसलेशन किया। और भगवत गीता, यानी कि देखिए अगर किसी को भी मैनिपुलेट करना हो तो धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है जिस चीज से इंसान एक मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए वहां पे इन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। उसके बाद एक बहुत ही अहम रिफॉर्म उन्होंने लाया। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो था वो था जुडिशियल रिफॉर्म। 1757 से लेके 1772 तक बंगाल में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी जो मतलब फॉर्म पूरी तरह से हुई थी। यानी कि बंगाल वाज कंप्लीटली ए विक्टिम ऑफ एनार्की। अब एनार्की क्या होता है? देखिए, एनार्की का मतलब होता है नो गवर्नमेंट। अब बंगाल में कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं थी इस पीरियड तक, और ये सफर कर रही थी एनार्की की, ठीक है। और ना तो उस टाइम उस स्टेट में एग्जीक्यूटिव था और ना जुडिशरी थे, ना इनके रिफॉर्मर्स थे। एज द एग्जीक्यूटिव was already there with the governor general and his council, so Warren Hastings established a judicially setup as well in rural areas। देखिए, सबसे पहले वहां पे जो हम किसी भी एरिया में देखेंगे, या तो रूरल होते हैं या तो अर्बन होते हैं। अब इससे पहले दोनों जगह पे मुगल लाज चलते थे, यानी कि मुगल लाज दोनों जगह पे चल रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूरल एरिया में इन्होंने सिर्फ वहां पे बोला कि मुगल लाज ही चलेंगे, और अर्बन एरियाज में जो थे, अर्बन एरियाज में ये वहां पे रूल कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा था, दोनों जगह पे एक साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था। अर्बन एरियाज में इन्होंने पहले दीवानी अदालत बनाए।
और फौजदारी अदालत बनाए। अब ये दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत क्या थे? दीवानी अदालत जो थे वो था, वो वहां पे सिविल केसेस वहां पे सुने जाते थे। ये मान लो आप कोर्ट है, ठीक है, वहां पे सिर्फ सिविल केसेस सुनाई जाती थी। और फौजदारी अदालत में क्या था? क्रिमिनल केसेस वहां पे सुनाई जाती थी। उसके बाद इन्होंने क्या, वारन हास्टिंग्स ने क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स चेक किए, ठीक है। इसमें इसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और इसमें इसको प्रॉब्लम्स हो गए। इस वो भी हम बाद में देखेंगे क्यों। देखिए, अगर आपने मेरे क्लास में अभी तक गौर से ध्यान दे रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया होता, तो मैंने आपको बताया था कि जो जॉन कार्टियर है, उसके टाइम इसके टेन्योर में बंगाल फेमाइन हुआ था। उसकी वजह से जो बंगाल की जो इकॉनमी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुई थी, ठीक है। अब उसकी रोल में उसने फेमाइन का सिचुएशन जो है वो फेस किया और उसकी वजह से रेवेन्यू रिफॉर्म्स या रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ। तो उसकी वजह से अब जब प्रॉब्लम ये है, तो उसकी वजह से इसने ये चार चीज़ें सॉल्यूशंस निकाली इसकी। सबसे पहले इसने ड्यूअल गवर्नमेंट एबॉलिश की। मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर में बताया था कि वारन हास्टिंग्स आके बाद में ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश करेंगे। और जो वहाँ पे डिप्टी सूबेदार और वो जो जो डिप्टी नवाब था, उनका रोल उसने ख़त्म किया। और क्या किया, पूरा का पूरा चार्ज इसने कलेक्शन, कस्टम कलेक्शन, जो वहाँ पे रेवेन्यू था वो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी। और उस चीज़ को कलेक्ट, कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए इसने चार कस्टम हाउसेस बनाए, एक पटना में, एक कलकत्ता में, एक ढाका में और एक हुगली में। इसका ये पर्पस था कि प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल, जो कि किसी हद तक हुआ भी। द कंपनी रिक्वायर्ड a huge amount of money as their immediate task were stability in Bengal। देखिए, कंपनी को खूब सारा पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया तो उन्होंने शिताब रॉय को रिमूव किया अपने चार्ज से और रेवेन्यू का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज अपने हाथों में ले लिया। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो था वो अब किसका बर्डन बन गया, वो अब ईआईसी का बर्डन बन गया। उसके बाद इसने क्या किया, जो ईआईसी की ट्रेजरी थी वो इन्होंने शिफ्ट की मुर्शिदाबाद से इन्होंने शिफ्ट की कलकत्ता में। और अब वारन हास्टिंग जो थे उन्होंने कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि बाद में फेल हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ में इसको ज़्यादा फायदा नहीं होता था। अब क्या हुआ, अब मैंने आपको अभी बताया कि उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। देखिए, हम समझते हैं इस चीज़ को। जब वारन हास्टिंग्स यहाँ पे आए, तो सबसे पहले इसको जो फेस करना पड़ा वो था बंगाल हमाइन का इशू। उसकी वजह से इसको पहले पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने वार स्टार्ट किया मैसूर के साथ। अब कंपनी जो थी वो दो जगह से अब ओपन फ्रंट पे थी। एक था मैसूर और दूसरा था मराठा। अब कंपनी इनके साथ भी लड़ रही थी और इनके साथ भी लड़ रही थी। अब उस चीज के लिए जाहिर सी बात है पैसों की जरूरत थी और इनको सोल्जर्स की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से एआईसी की ट्रेजरी पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ। और चौथी चीज क्या थी, वो ये था कि वर्ल्ड ट्रेड जो था उसमें अपने आप को इंडल्ज करने के लिए इनको शिप बिल्डिंग्स करनी पड़ी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। अब जब शिप्स बनानी थी, अब जब वहाँ पे अपने आप को वार में घुसेड़ना था और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से जो वारन हास्टिंग्स है वो
जाते हैं इंग्लैंड। जो वारन हास्टिंग्स है वो जाते हैं इंग्लैंड और वहां के बैंक से वो लोन अप्लाई करते हैं 10 लाख पाउंड का। और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश क्राउन है उस पे उनको उसको नजर पड़ती है ईआईसी की अचीवमेंट्स पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि जब ईआईसी यहाँ पे आती है वो अपने ब्रिटिश हुकूमत को बोलती है कि मैं वहां पे जाके ट्रेड करूंगा और मैं आपको 40% का मुआवजा दूंगा इस चीज का, यानी कि प्रॉफिट में दूंगा आपको 40% का। ठीक है। जब अब ये वापस यही से उन्हीं से अब लोन मांगने लगे, तब तब वहां की जो क्वीन है वो उनको बोलती है कि आप तो हमें ही पैसे देने वाले थे, आप यहाँ से ही अब लोन ले रहे हैं, आखिर मसला जो है मसला क्या है? तो उसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। आइए थोड़ा सा नजर मारते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की तरफ। ठीक है। देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, देखिए सबसे पहले ईआईसी को कौन कंट्रोल कर रही थी? ईआईसी को कंट्रोल कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि एआईसी पे एक बोर्ड बनाया गया जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कि एआईसी को कंट्रोल कर रहा था। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था? वो था कि हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, हम वॉच करेंगे इन पे, एआईसी पे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहां पे कुछ मेंबर्स रखे गए जो कि वॉच डॉग था। ठीक है। और जो वॉच कर रहे थे किस पे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे और ईआईसी पे, कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। उसके बाद और एक एक्ट आता है जिसका नाम है पिटिस इंडिया एक्ट। उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एक्ट्स ऑफ इंडिया। हमें बाद में एक्ट्स पढ़नी ही है तो उसी में मैं आपको पिटिस इंडिया एक्ट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। आइए समझते हैं ट्रीटी ऑफ सल्वे को। देखिए, ट्रीटी ऑफ सल्वे को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए था फेज ऑफ किंगशिप। आपको पता होना चाहिए था छत्रपति कौन थे। आपको पता होना चाहिए था कि पेशवाज कौन थे। आपको इमरजेंसी ऑफ मराठास के बारे में पता होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि सिंधियाज कौन थे। आपको पता होना चाहिए था कि ये रघुनाथ राव ये कौन है। और आपको पता होना चाहिए था कि मैसूर मैसूर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए था कि हैदर अली कौन थे। आपको पता होना चाहिए था कि टीपू सुल्तान कौन थे। इन चीजों को समझने के बाद ही हमें ट्रीटी ऑफ सल्वे समझ आएगी। यानी कि जब मैं स्टेट ऑफ मैसूर पढ़ाऊंगा और जब मैं मराठास के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इस स्लाइड पे फिर से आऊंगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्रीटी ऑफ सल्वे। लेकिन अभी मैंने इस प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड को क्यों डाला है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो कि वारन हास्टिंग्स के टाइम पे हुई थी। इसको मोटा मोटा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ट्रीटी ऑफ सल्वे को। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस चीज की तो आपको अगर याद होगा मैंने आपको अभी पढ़ाया था बीएमसी के बारे में, यानी कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है। अब कलकत्ता एक पावरफुल था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी वो एक पावरफुल प्रेसिडेंसी थी। क्यों? क्योंकि इनके हाथ लग गया था स्टेट ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थे वो इनको मिल गई थी और वहां के जो रेवेन्यू राइटर्स थे वो इनको मिल गए थे। और
हाल ही में जो मद्रास कॉन्फेडरेसी है, उनके हाथ क्या लगा था? उनके हाथ लगा था कर्नाटक का रीजन। अब कर्नाटक का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था वो भी अब मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला था, और जो कर्नाटक के रेवेन्यू राइटर्स थे वो भी मद्रास के हाथ लग गया था। अब अगर बम्बई था, ये एक लौता बच गया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। एज बम्बई प्रेसिडेंसी वर ट्राइंग टू हैंडल मराठा, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एक बंदा आता है ईआईसी के पास, और उस बंदे का नाम होता है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है, उसका सपना होता है कि मैं पेशवा बन जाऊं। लेकिन उस टाइम पे जो वहां का पेशवा था वो था माधव नारायण राव। लोग इसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया कि इनको एक कंटेंडर मिल गया कि रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बनना चाहता है, ये इनको एक ट्रेटर मिल गया। अब ये क्या करेंगे, ये वही फार्मूला ऑफ किंग मेकर करेंगे जो इन्होंने एंग्लो कार्नेटिक वार्स में किया था। इनसे ये बाद में कुछ रिटर्न्स लेंगे और इसको ये बनाते वहां का पेशवा, और माधव नारायण राव को वहां पे वो एलिमिनेट करते। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ट्रीटी साइन की रघुनाथ राव के साथ, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। जब कंपनी को बाद में ये पता चला कि रघुनाथ राव जो है, लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये एक अनपॉपुलर बंदा है, तो उसने क्या किया, उसने डिसमिस की ये ट्रीटी। बोला कि हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत जो थी वो खत्म कर दी। बिकॉज पहले इन्होंने साइन इसलिए की थी क्योंकि ये भी पावरफुल बनना चाहते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह या कलकत्ता प्रेसिडेंसी की तरह। ये भी यहाँ के, ये भी मराठा की जमींदारी राइट्स लेना चाहते थे, यही ये भी मराठा की एडमिनिस्ट्रेशन पावर लेना चाहते थे। लेकिन जब इनको बाद में ये पता चला कि रघुनाथ राव जो है वो अनपॉपुलर बंदा है और लोग इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इन्होंने बाद में ट्रीटी ऑफ सूरत इनसे डिसमिस कर ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब फ्रेंच कंटिजेंट, जब एंग्लो मराठा वार होता है, एंग्लो मतलब जहां पे ब्रिटिश इन्वॉल्व होगा, तब इनको पता चलता है कि जो फ्रेंच है वो मदद कर रहे हैं मराठा की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो अब जब कंपनी सस्पिशियस हो गई कि अब इनको फ्रेंच मदद कर रही है अ, हमारे खिलाफ वार में, तो इन्होंने क्या किया, ये वापस आए और इन्होंने अप्रोच किया रघुनाथ राव को, और इनको बताया कि हम हम आपको पेशवा बनाएंगे। अब जब ये चीजें चल रही थी, तो यहाँ से और एक पावर जो था वो मैसूर का था, वो उछलने लगा, और इन्होंने भी ईआईसी के साथ लड़ाई शुरू की। ठीक है, अब कंपनी दोनों जगह से इन्वॉल्व था, एक तो मराठा के साथ भी इन्वॉल्व था और एक मैसूर के साथ भी इन्वॉल्व था। अब मैसूर का वहां पे हैदर अली था, तो अब ये ओपन फ्रंट हो गए किनके साथ, ईआईसी के साथ। ठीक है, अब ईआईसी एट ए टाइम दोनों जगह कंट्रोल नहीं कर पाए, एट ए जगह दोनों टाइम ये नहीं लड़ सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, ये पहुंचे और किनके पास गए, सिंधियाज के पास। सिंधियाज मराठास के दोस्त थे, और सिंधिया को इन्होंने मीडिएटर बनाया, जिन्होंने कंपनी और मराठा के बीच में एक ट्रीटी साइन करवाई। उस ट्रीटी का नाम था सलबाई, ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो कि इस चीज की ट्रीटी थी कि 20 सालों के लिए यहाँ पे अमन और शांति होगी। और उस चीज की वजह से ये मराठास के साथ अब नहीं लड़ पाए, क्योंकि ट्रीटी हुई, अब ये मराठा के साथ अब नहीं लड़ सकते थे क्योंकि ट्रीटी साइन हो गई थी। अब कंपनी का जो सारा फोकस था अब वो किस पे आया, वो मैसूर पे आया। अब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ हैदर अली को कंट्रोल करना था, और जिसकी वजह से कंपनी ने सारा फोकस अब मैसूर पे डाला। और ये किसने करवाया, ये करवाया वारन हास्टिंग्स ने।
इसीलिए मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है वारन हास्टिंग्स का। अब इन 20 सालों में कंपनी अपने आप को स्ट्रेंथ करेगी और बाद में अब ये एक तो मैसूर को भी एलिमिनेट करेंगे और बाद में अब मराठास को भी एलिमिनेट करेंगे। देखिए, मैंने आपसे ना तो अभी डिस्कस किया मराठा और ना ही मैंने आपसे मैसूर डिस्कस किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फिर भी आपको सारा का सारा समझ आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वारन हास्टिंग्स के बारे में जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब रोहिला वार को। अब ये रोहिला वार ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, रोहिला वार जो है वो क्या था। ये एक जगह है, उसका नाम है रोहिलाखंड। ठीक है, रोहिलाखंड ये अवध ने ऑक्यूपाई किया था। अब जब बाद में इसको एनेक्स भी किया था अवध ने। अब वहां का जो किंग था उसका नाम था हाफिज रहमत अली खान। अब उनको ये डर था कि कहीं मराठास हम पे इन्वेड ना करे और हम पे फिर से रूल ना करे, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल की थी और ये फिर से अंडर किसी और पावर के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रीटी एक साइन की अवध के नवाब के साथ, जहां पे इन्होंने बताया कि अगर आप हमें हेल्प करोगे थोड़ा सा तो हम आपको बदले में 40 लाख रुपीस देंगे। जब नवाब अवध का उस टाइम ईआईसी का फ्रेंड था, तो उसने एक कंबाइंड फोर्स बनाई जो कि नवाब और ईआईसी की थी। और जब मराठास से ये लड़ने वाले थे तब मेजॉरिटी ऑफ मराठास ने ये डिसाइड किया कि हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ, यानी कि बैटल हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बदले जब वो वहाँ रोहिलाखंड के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप हमारे अपने 40 लाख रुपीस दे दीजिए। लेकिन रोहिलाखंड वाले इनको ये बोलते हैं कि हम आपको 40 लाख रुपीस नहीं देंगे क्योंकि वॉर हुआ ही नहीं। तो जब उन्होंने ये रिफ्यूज किया कि हम आपको 40 लाख रुपीस नहीं देंगे, तब क्या हुआ, तब एक वार हुआ जिसका नाम है रोहिला वार। जहाँ पे बाद में ब्रिटिशर्स इनको इसलिए मदद करते हैं नवाबों को, क्योंकि इनको वहां से एक अपना वहां उसमें एक जायती फायदा होता है और बाद में फिर ब्रिटिशर्स ही इसको भी कब्जा करते हैं। दूसरा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, और ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड एंग्लो मैसूर वार इसके अदर फैक्टर्स है। ठीक है, ही आल्सो अबॉलिश दस्तक द ट्रेडिंग पास एंड इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म टैरिफ। देखिए, दस्तक जो एक पेन था जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसको कुछ कुछ हद तक उसने सॉल्व किया था। ये जो वारन हास्टिंग्स है, ये क्या करते हैं, ये इसको एक ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक यूनिफॉर्म टैरिफ, और जो कि हर एक गुड पे रेगुलेट होता है, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड करे या इंटरनल ट्रेड करे, जिसकी वजह से इसको फायदा आ गया था अपनी ट्रेजरी में, क्योंकि इसको पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम इन इंडिया। देखिए, पोस्टेज होता है यही डाक खाना। ठीक है, अब इसने उस टाइम उस जमाने का थोड़ा सा एक आइडिया दिया था पोस्टेज का, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो इंडिया में पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले लाता है कौन, डेलहाउजी। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो डलहौजी यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट लाता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करता है प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम, ये थोड़ा सा उसका ब्लूप्रिंट देता है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो गई जिसकी वजह से बाद में वारन हेस्टिंग्स को इम्पीच किया गया था। वो क्या थे, वो ये था, सबसे पहले था नंद कुमार एपिसोड, उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो चेत सिंह अफेयर था, और फिर बेगम ऑफ अवध का अफेयर था। ये तीन चीजें ऐसी हुई इसके टेन्योर में कि जिसकी वजह से इसको बाद में इंग्लैंड बुलाना पड़ा और फिर यहाँ पे दूसरे गवर्नर को बिठाया गया।
अब ये नंद कुमार एपिसोड जो है ये क्या है, देखिए जब ब्रिटिश बहुत ज्यादा जातियां कर रही थी हमारे ऊपर, तब उस टाइम एक बंदा था, उसका नाम था नंद कुमार। जब उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी रिफॉर्म्स हुए थे, इसने क्या किया, इसने एक फाइल फिनलाइज कर दी कोर्ट में, और सुबह मॉर्निंग में इसने केस फाइल किया, आफ्टरनून में इसको अरेस्ट किया गया, और इवनिंग में इसको सजा दी गई, यानी कि मौत की सजा, यानी कि इसको हैंग कर दिया गया, तो मार दिया गया, इसको फांसी की सजा सुनाई दी गई। और इस एपिसोड को जुडिशियल मर्डर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह फाइल हुआ केस, आफ्टरनून में अरेस्ट हुआ, और इवनिंग में ये हैंग हुआ। क्योंकि क्योंकि जो उस टाइम वारन हेस्टिंग्स ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी हेड था, जुडिशरी का भी हेड था, और रेवेन्यू का भी वो इंचार्ज था, यानी कि जुडिशरी, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीजों का यही इंचार्ज था। इसीलिए इसको जुडिशियल मर्डर बोला जाता है। एक ही दिन में फाइल भी हो गया केस, एक ही दिन में अरेस्ट भी हो गया, और एक ही दिन में इसको फांसी की सजा सुनाई दी गई। दूसरा है चेत सिंह अफेयर। देखिए चेत सिंह अफेयर क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए 18 जब 18th सेंचुरी चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, बनारस को एक इंडिपेंडेंस दी गई थी नवाब ऑफ अवध ने। उस टाइम जो महाराजा चेत सिंह थे वो थ्रोन पे बैठे, बनारस के थ्रोन पे बैठे, और उसके बाद किसकी, ब्रिटिशर्स की हेल्प की वजह से वो बनारस के थ्रोन पे बैठे। 2 साल बाद जब महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ समझौता किए थे, तो अब वारन हास्टिंग्स उन पे कंट्रोल कर रहे थे। तब वारन हास्टिंग्स ने उनसे बदले में कुछ पैसे वैसे मांगे थे, लेकिन जब वारन हास्टिंग्स मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वार होता है, जब वारन हास्टिंग्स को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब वो इस चेत सिंह को थोड़ा सा करते हैं परेशान। और जब वो परेशान करते हैं इसको, और वो इनको बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो रेवेन्यू पेमेंट्स मांगते हैं, जिसकी वजह से चेत सिंह एक वक्त पे बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। और जब वो इंस्पेक्शन के लिए आता है वारन हास्टिंग्स, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा छोटा सा एक ग्रुप होता है, जो कि चेत सिंह का होता है, वो क्या करते हैं, वो उनके सारे ऑफिसर्स को मारते हैं। और वहाँ पे जो वारन हेस्टिंग्स है, वो एक ट्रेटर की वजह से बच जाते हैं वहां से। और उस इंसिडेंट जो वो चेत सिंह इंसिडेंट वहां पे था, ये इतना फेमस है कि वहां पे अब बनारस में एक पॉपुलर सेइंग है, जो कि है घोड़े पर होदा, हाथी पे जीन, काशी से भागा वारन हास्टिंग। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है जो वहां पे बनारस पे माना जाता है। उसके बाद वारन हास्टिंग्स अपने सोल्जर्स को लेके आता है, और चेत सिंह को वहां पे वो हाउस अरेस्ट करता है, और बाद में इसको एलिमिनेट करता है। और इसकी इन दोनों केसों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, और बाद में इसको इंग्लैंड वापस बुलाया जाता है। अब बचता है बेगम ऑफ अवध अफेयर। ये बेगम कौन थी? ये बेगम थी ग्रैंड मदर ऑफ असफुद्दौला, जो कि उस टाइम नवाब थे। ठीक है, अब क्या मसला था, देखिए when Nawab failed to pay the money to the company for the army maintained by the latter to help him against the Marathas, and also the money which he had agreed to pay in return for the help of the English in conquest of रोहिलाखंड। देखिए रोहिलाखंड के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि रोहिलाखंड को फतह करने के लिए एआईसी ने उनकी हेल्प की थी, और बदले में नवाब ने उनसे बोला था कि जो पैसे मुझे रोहिलाखंड वाले देंगे, मैं उनमें से आपको शेयर दूंगा। जब उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, तो इन्होंने भी इनको पैसे नहीं दिए। और उसके बरक्स उसने क्या किया, जब जो मराठा का थ्रेट था उन पे
अवध पे जो मराठा का थ्रेट था, वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी लगाई थी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो प्रोटेक्शन मनी उन्होंने उनको नहीं दिया था एआईसी को। तो उसकी वजह से अब क्या बताया, जो ये वारन हास्टिंग्स थे उन्होंने बताया कि जो इनकी एंसेस्ट्रल मनी थी, यानी कि जो मनी इससे पहले वाले नवाब की थी जो कि शुजाउद्दौला थे, तो उसका जो जागीर था उस पे हमारा हक है। तो वो क्या बोल रहे थे इसको कि ये जो जागीर वागीर है ये हमारे नाम आप कर दीजिए। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत मोटिवेट किया किसको, नवाब को, असफुद्दौला को, कि आप वो जागीर अपने ग्रैंड मदर से आप वो लीजिए और हमें आप वो पे कीजिए अपने इन चीज़ों के लिए, एक रोहिलाखंड वार का फीस जो था, और जो आर्मी इन्होंने अपनी लगाई थी अवध में अगेंस्ट मराठा, उसके लिए। तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, और जिसकी वजह से असफुद्दौला ने अपने अ, अपनी जो ये ट्रेजरी थी वो ब्रिटिशर्स के हवाले कर दी। जिसकी वजह से वारन हास्टिंग्स ने क्या किया, अपने इंग्लिश सोल्जर्स नवाब को दे दिए थोड़े से, और इन्होंने मिल के जो वहाँ पे जो ये जागीर थी वो लूट ली और फिर वारन हास्टिंग्स को दे दी। इन चीज़ों की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और इन चीज़ों की वजह से इनको इसको वापस बुलाया जाता है, और वहाँ पे एक ट्रायल की जाती है इंग्लैंड में वारन हास्टिंग्स के खिलाफ, और जिसकी वजह से इसको अपने इस पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटाया जाता है। क्यों? देखिए, नंद कुमार एपिसोड में इसको ट्रायल ही नहीं मिला, उसकी वजह से। दूसरा जो चेत सिंह एपिसोड, जो चेत सिंह अफेयर है उसमें वो इलीगल माना गया, और तीसरा जो था वो जो नवाब, जो ये बेगम वाला एपिसोड था उसको भी इलीगल माना गया। अब जो अनफिनिश्ड टास्क है उसको वहां पे करने के लिए कॉर्नवालिस आते हैं 1786 से लेके 1793 में। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा कॉर्नवालिस पे, और हम उसमें स्टेट ऑफ मैसूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इन वीडियोस पे कमेंट कीजिए, और मेरे इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाऊं। और पैरेलली हमारे इकॉनमी पे लेक्चर चल रहे हैं, जियोग्राफी पे लेक्चर चल रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप वो जाके देखिए, और आप भरपूर फ़ायदा उठाइए इस चीज़ से। और अब जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉर्नवालिस पे होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।